Hello students. So let's continue with our chapter number 12, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह. तो टिल नाउ वी हैव रेड कि कैसे खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बताई. देन ही हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज बॉन्डिंग विद हिज ग्रैंड मदर की उसकी ग्रैंड मदर के साथ कैसी बॉन्डिंग थी, कितनी ज़्यादा अटैचमेंट थी. और वो उन्हें जो उनकी ग्रैंड मदर थी राइटर को अर्ली मॉर्निंग रेडी करती थी स्कूल के लिए. देन शी ऑल्सो वेंट टू स्कूल विद हिम और शी अकम्पनीड हिम टू वे बैक टू होम. देन दे शिफ्टेड टू सिटी टू नरेटर्स टू राइटर्स पेरेंट्स. तो वहाँ जाकर क्या चेंजेस हुए कि उनकी जो बॉन्डिंग थी वो थोड़ी सी पहले से कम हो गई. बिकॉज वो जो ग्रैंड मदर थी वो अब नरेटर को राइटर को उसको स्कूल में कंपनी नहीं देती थी, उनको वो घर ही रहती थी और अब वो उसकी स्टडी में भी हेल्प नहीं करती थी. और अब नरेटर जो है राइटर जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्टडी करता. तो इस बात से जो ग्रैंड मदर थी वो खुश नहीं थी. उसे इस बात की टेंशन थी कि जो राइटर है उसे स्कूल में गॉड और स्क्रिप्चर्स क्या होती हैं, जो हॉली बुक्स होती हैं हमारी, उनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता. सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर एट पेज नंबर 78. One day I announced that we were being given music lessons. अब एक दिन नरेटर ने घर पे क्या बताया कि उन्हें म्यूज़िक की क्लासेस मिलेंगी. शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड. अब ये सुनकर जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई. टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस. अब क्योंकि जो ग्रैंड मदर के लिए था वो म्यूज़िक ल्यूड होता है इनडिसेंट, जो एक अच्छी उस टाइम में अच्छा नहीं माना जाता था. It was a monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. उस टाइम क्या बिलीव किया जाता था कि जो म्यूज़िक है उस पर मोनोपोली होता है, किसी का कंट्रोल, एक ही पर्सन का कंट्रोल. कि उस पर किसका कंट्रोल था? हैरलेट्स होते हैं फ़कीर और बैगर्स भिखारी. मींस उस टाइम जो म्यूज़िक जो गाना गाते थे या जो भजन गाते थे वो सिर्फ फ़कीर और भिखारी थे. नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक. और म्यूज़िक वो कॉमन पर्सन के लिए नहीं था. मीन्स ये माना जाता कि म्यूज़िक गाना बहुत एक गलत काम है, उस टाइम में ये बिलीव किया जाता था. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. अब जब राइटर ने ये अनाउंस किया तो उसने इस बात पे ग्रैंड मदर ने कुछ नहीं कहा, बट उसकी साइलेंस, उसकी चुप्पी से ही पता चल गया कि उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. कहते हैं अब उसके बाद ग्रैंड मदर ने नरेटर से राइटर से बात करना भी बहुत कम कर दिया. When I went up to university, I was given a room of my own. अब जब राइटर यूनिवर्सिटी में गया, उसकी स्टडी और ज़्यादा हायर हो गई तो उसे सेपरेट रूम दे दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वो स्नैप मीन्स टूट गया. कहते हैं अब जो हमारा एक कॉमन थिंग था फ्रेंडशिप का, पहले वो एक ही रूम शेयर कर रहे थे, अब वो भी टूट गया क्योंकि अब उसे राइटर को अलग रूम मिल गया. My grandmother accepted her seclusion with resignation. Seclusion with resignation means उसने इस चीज़ को, जो उसकी लोनलीनेस मिली उसे, वो अब रूम में अकेली रह गई, तो इस चीज़ को रेजिग्नेशन मीन्स चुप्पी के साथ. वैसे तो रिज़ाइन होता है कहीं से, यू कैन से कहीं से रिज़ाइन देना, बट यहाँ पर का क्या मतलब है कि उसने इस चीज़ को, कि जो वो अकेली रह गई, इस चीज़ को चुप करके एक्सेप्ट कर लिया. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. अब वो पूरा दिन स्पिनिंग व्हील क्या होता है, जहाँ पे चरखा काटते हैं, वो पूरा दिन उसी पे बैठी रहती थी और बहुत मुश्किल से किसी से बात करने के लिए स्पिनिंग व्हील छोड़ती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. अब वो सुबह सनराइज से सनसेट तक स्पिनिंग व्हील पे ही स्पिन करती रहती थी और साथ में अपनी जो प्रेयर्स थी वो बोलती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. और वो सिर्फ एक ब्रेक कब लेती थी? दोपहर में, जब वो स्पैरोज को फीड करती थी. वाइल शी सैट इन द वरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इंटू लिटल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग. अब जब वो वरेंडा में बैठती थी और क्या करती थी, ब्रेड के पीसेस बहुत छोटे छोटे तोड़ती थी और वो उन्हें बर्ड्स को डालती थी. तो क्या होता था, बहुत सारे 100 ऑफ बर्ड्स उसके चारों ओर कलेक्ट हो जाते थे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली नॉइज़ क्रिएट करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट करते थे.
सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अब कुछ बर्ड्स आते थे और उसकी लेग्स पे बैठ जाते थे. अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ उसके शोल्डर्स पर. सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ बर्ड्स उसके हेड पर भी बैठते थे. शी स्माइल्ड, वो स्माइल करती थी. बट नेवर शूट दैम अवे, बट वो कभी उन्हें शूट दैम होता उन्हें भगाती नहीं थी. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, अब ये जो टाइम वो बर्ड्स के साथ स्पेंड करती थी वो हाफ आवर स्पेंड करती थी, हाफ एन आवर, तो ये उसके दिन का सबसे हैप्पीएस्ट टाइम होता था. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब जब राइटर ने डिसाइड किया कि वो अपनी हायर स्टडी के लिए अब्रोड जाएगा, फॉरेन जाएगा, तो उसे पता था कि उसकी ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, अब उसने कितने टाइम के लिए जाना था, 5 years के लिए. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और जिस एज में उसकी ग्रैंडमदर थी तो कोई कुछ कह नहीं सकता था, कि उसे ये डाउट था कि अगर मैं 5 साल बाद वापस आया तो मेरी ग्रैंडमदर होगी भी या नहीं होगी. बट माई ग्रैंड मदर कुड, कहते लेकिन मेरी ग्रैंडमदर थी. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, कहती वो राइटर कहता कि वो सेंटिमेंटल भी नहीं हुई, इमोशनल भी नहीं हुई ये बात सुन के. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन. राइटर कहता है कि ग्रैंडमदर राइटर को रेलवे स्टेशन छोड़ने गई, बट उसने उस राइटर से कोई बात नहीं की और कोई भी अपनी फीलिंग्स शो नहीं की. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, कहते वो एज इट इज़ अपने उसके लिप्स मूव कर रहे थे प्रेयर्स में, और उसका माइंड भी, उसका ध्यान भी प्रेयर की साइड था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उसकी फिंगर्स कहाँ बिजी थी, जो वो माला जपती थी उसमें. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, कहते साइलेंटली उसने ग्रैंडमदर ने राइटर के फोरहेड पे किस की. And when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. कहते और जब मैं गया तो मुझे क्या रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या एक निशानी लेकर गया कि लास्ट फिज़िकली मैंने उसे टच कब किया, जो ये जो फिज़िकल टच था जो ग्रैंड मदर ने राइटर को किस किया था, ये वो एक निशानी के तौर पर लास्ट फिज़िकल कांटेक्ट एज अ लेकर गया उसके साथ. मीन्स वो ये कह रहा है कि मैंने इस टच को बहुत ज़्यादा याद रखा बहुत टाइम तक. बट दैट वॉज नोट सो, कहता है अब मुझे ये लगा था कि शायद ये लास्ट फिज़िकल टच हो, कि शायद मैं जब वापस आऊँ 5 years के बाद तो शायद उसे ये लग रहा था कि शायद वो उसकी डेथ हो जाए. मतलब उसे लग रहा था कि हो सकता है वो और ज़्यादा टाइम तक ना जिए, बट ऐसा नहीं हुआ. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. कहते हैं जब मैं 5 years बाद आया तो वो जो ग्रैंड मदर थी वो राइटर को रिसीव करने आई तो वो स्टेशन पे उससे मिला. शी डिडंट लुक अ डे ओल्डर, कहता है अभी भी मुझे लगा वो और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई, क्योंकि हाँ स्टार्टिंग में वो बोल रहा है कि ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा वो बूढ़ी हो ही नहीं सकती. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. कहता है अभी भी उसके पास बोलने के लिए वर्ड्स नहीं थे, और जब उसने शी क्लैस्प्ड मी इन हर हैंड्स, जैसे मीन्स यू कैन से कि ग्रैंड मदर ने राइटर को हग किया, तो जो राइटर था वो सुन सकता था उसकी, मीन्स अभी भी वो प्रेयर्स बोल रही थी अपनी इनऑडिबल साउंड में. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिविलियस रिब्यूक्स. अब वो कहता है कि जब मैं घर आया तो उसका वो हैप्पीएस्ट टाइम कौन सा था, स्पैरो वाला, वो अभी भी वैसा ही था. whom शी फेड लॉन्गर, जो वो इतने टाइम से उन्हें फीड कर रही थी. एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स मीन्स प्यार वाली डांट, मीन्स वो उन्हें डांटती थी लेकिन प्यार के साथ. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, कहता है उसी इवनिंग एक उसमें चेंज आया. शी डिडंट प्रे, उस दिन उसने प्रे नहीं की इवनिंग में. शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. अब उसने इवनिंग में क्या किया, उसने आस पड़ोस की लेडीज़ को कलेक्ट किया और एक ढोलक लेकर बैठ गई और सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिएटेड ड्रम एंड सैंग एट ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. कहते वो बहुत घंटों तक, नाउ यू मस्ट हैव सीन अ ड्रम, एक ढोलक आपने देखा होगा तो उसके दोनों साइड हाथों से बजाना पड़ता है. तो कहते वो बहुत लॉन्ग टाइम तक, बहुत घंटों तक उसको बजाती रही, और कौन से सॉन्ग गाती रही जो किसी के घर आने पे गाए जाते हैं.
वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। कहते हमने उसे बहुत फोर्स करके उसे रुकवाया कि ताकि उसे स्ट्रेन ज़्यादा ना हो, थकावट ज़्यादा ना हो जाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। अब राइटर कहते हैं कि वो उस दिन पहला दिन था कि मेरे सामने उसने प्रे नहीं की, अपनी पूजा नहीं की उस दिन। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। कहते हैं अब अगली मॉर्निंग वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। कहते हैं डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने चेक किया, कहता है बुखार है, हो जाएगा ठीक। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। कहते हैं लेकिन मेरी ग्रैंड मदर के माइंड में कुछ अलग ही चल रहा था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। कहते हैं उन ग्रैंड मदर ने राइटर और उसकी फैमिली को क्या कहा कि उसका एंड टाइम नियर है। She said that since only a few hours before the close of the first chapter of her life, she had omitted to pray. अब उसने क्या कहा कि उसे पता चल गया था कि मेरा एंड आने वाला है, तो उसने पूजा वगैरह बंद कर दी थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। अब वो क्या चाहती थी, अब वो जो उसका लाइफ का लास्ट टाइम पीरियड था वो उसे बातों में वेस्ट नहीं करना चाहती थी, अपनी फैमिली के साथ बातें करने में। वी प्रोटेस्टेड मीन्स अब फैमिली ने उससे कहा कि तुम गलत बोल रही हो, उसे अगेंस्ट बोला। बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट। लेकिन जो ग्रैंड मदर थी उसने राइटर और उसकी फैमिली की प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया कि ये जो बोल रहे हैं बोलने दो। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर पीड्स। अब वो बेड पे लेटी रही और अपनी प्रेयर्स और माला जपती रही, प्रेयर्स बोलती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट। कहते इससे पहले कि हमें कोई भी डाउट होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। कहते हमें कुछ भी डाउट होता, हम उससे पहले क्या हुआ कि उसके लिप्स जो वो प्रेयर कर रही थी इन ऑडिबल वॉइस में, वो लिप्स मूव करना रुक गए और उसके हाथ में जो माला थी वो नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस। कहते उसके फेस पे बहुत एक येलो कलर आ गया और पीसफुल मीन्स बहुत शांति थी। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। कहते और अब उसकी फैमिली को रियलाइज़ हो गया कि जो ग्रैंड मदर है शी इज़ डेड, शी इज़ नो मोर। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud। कहते फिर हमने उसकी जो बॉडी थी मतलब उसे बेड से उठाया और जैसे कि कस्टम होता है कि एक डेड बॉडी को ग्राउंड पे लिटाया जाता है, उसे ग्राउंड पे लिटाया और उसे रेड श्राउड क्या होता है, एक क्लोथ जिससे डेड बॉडी को कवर किया जाता है, वो रेड कलर के क्लोथ से उसे कवर कर दिया। After a few hours of mourning means to show sadness, we left her alone to make arrangements for her funeral। कहते कुछ देर हमने वहाँ पर बैठे और उसके बाद हमने उसकी डेड बॉडी को वहीं छोड़ दिया so that they can prepare for the funeral, कि जो लास्ट रिचुअल्स हैं उसके लिए सारी तैयारियाँ वगैरह करें। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated। कहते इवनिंग में जो राइटर की फैमिली थी वो उसके रूम में गई। क्रूड स्ट्रेचर क्या होती है, एक वुडन का स्ट्रेचर होता है जिसपे डेड बॉडी को ले जाया जाता है, वो उसके रूम में लेकर गए। उसे क्रीमेट होता है जो यू कैन से जो हिंदू रिलीजन में क्या होता है कि डेड बॉडी को जलाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रीमेशन। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। कहते हैं कि जो सन था वो सेट हो रहा था, डूब रहा था और उसकी गोल्डन लाइट जो थी ग्रैंड मदर के रूम में बहुत ज़्यादा लाइट कर रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड। कहते हम कोर्ट यार्ड मीन्स आप कह सकते हैं आंगन में आधा मतलब लेकर जा रहे थे तो रास्ते में रुक गए। All over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। क्यों रुक गए कि पूरे वेरांडा में और जिस रूम में वो उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी वो पूरे वेरांडा में और उसकी बॉडी को रेड कलर के श्राउड में कवर करके जिस रूम में रखा गया था वो पूरे वेरांडा और रूम में कौन आ गए, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। पूरे फ्लोर पे बहुत सारी स्पैरोज बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, वो चिरप नहीं कर रही थी मीन्स चर्पिंग नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर दैम।
कहते हमें भी उन बर्ड्स के लिए सॉरी फील हुआ, दुख हुआ, और मेरी मदर उनके लिए ब्रेड्स लेकर आई। शी ब्रॉक इट इनटू लिटिल क्रम्स, कहते हैं मेरी मदर ने, जैसे मेरी ग्रैंड मदर डालती थी छोटे छोटे पीस ब्रेड के, वैसे उसने क्या किया, ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी ग्रैंड मदर करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और उसकी मदर ने वो छोटे छोटे पीस स्पैरोज़ के आगे डाल दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, कहते किसी स्पैरो ने उस ब्रेड पर ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, कॉप्स होता है डेड बॉडी, कहते जब हम अपनी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, ऑल द स्पैरोज फ्लू अवे क्वाइटली मीन्स वो उड़ गई विदाउट एनी मेकिंग एन साउंड। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, कहते हो नेक्स्ट मॉर्निंग में स्वीपर ने, जो झाड़ू लगाने वाला था, उसने क्या किया, जो ब्रेड के पीसेस उसकी मदर ने गिराए थे वो यू कैन से डस्टबिन में फेंक दिए। मीन्स किसी स्पैरो ने उनमें से एक भी पीस नहीं खाया हुआ था। तो यहाँ पर क्या बताया है कि राइटर के साथ साथ जो स्पैरोज थी उनकी भी ग्रैंड मदर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। सो दिस इज़ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी।